नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और ये आज मैं करंट अफेयर्स की ये क्लास आप सब लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूँ कि जिस तरीके से वर्तमान में आरपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या वो सीधे सीधे जो मार्केट में चलने वाली चीज़ें हैं, क्या उनसे कवर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही उन स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए हम इस चीज़ को लेके आए हैं कि जिनके पास समय नहीं होता है और उनको वो कहीं एक जगह पे इकट्ठा कर सकें। तो इस वीक की लगभग 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो या आरएस जैसे एग्ज़ाम हो, उसमें काम के लायक चीज़ों को हमने यहाँ पर लाए हैं। और विश्वास करते हैं कि आप लोग इसको देखेंगे। और यदि हमारा लक्ष्य है कि इस बार यदि हम 1000 व्यूज़ तक प्राप्त करते हैं तो 100% नेक्स्ट सीरीज़ इसके बारे में भी लेकर के आएंगे। तो आप सब एक बार इसको देखें। तो सबसे पहली सूचना जो खबर हमने लगाई है वो है हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 के बारे में। तो इसमें इसमें प्रश्न बनाया है हमने कि हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 किन देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। तो आप सब लोगों के लिए इसके ऑप्शन हैं भारत और रूस, भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और जापान, भारत और फ्रांस। तो आप अपना ये उत्तर लिख करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसको स्कोर भी करते जाएं कि आपको पहले से पता था। हालांकि ये लाइव क्लास नहीं है, पर लेकिन आप जब भी इसका स्कोर करें कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे सके, इसे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये जो सैन्य अभ्यास था अजय वारियर 25, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में हुआ था। जैसा कि आपको इसका जो ये फ्लैग यूनाइटेड किंगडम का चेक दिखाई दे रहा होगा, यूनियन जैक जो है, तो ये दिखाई दे रहा होगा एक तरफ इंडिया का। तो इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से सिख रेजिमेंट और उधर से यूनाइटेड किंगडम की सेना ने भाग लिया था। हमेशा सेनाओं का जो, जैसा कि उत्तर आप लोगों ने बताया था भारत और यूनाइटेड किंगडम, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि राजस्थान में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान में जो प्लेटफॉर्म है ना, महाजन फील्ड रेंज है, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है इसकी, ये बीकानेर में स्थित है। तो यहाँ पे खूब सारा अच्छी एक कहते हैं ना नोमेंस एरिया, लगभग मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत कम घनी आबादी नहीं है, यहाँ पे बहुत न्यूनतम विरल आबादी है। और दूसरा एक बड़ा फील्ड सेना को उपलब्ध होता है। तो इसलिए भारतीय सेना खुद के भी सैन्य अभ्यास और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के भी सैन्य अभ्यासों का आयोजन लगभग इस स्थिति में कराया जाता है। और ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो डेजर्ट की जो स्थितियां हैं, वो ब्रिटिश आर्मी का एक्चुअली जो एरिया जो है, वो अभी आजकल उनके बॉर्डर्स तो बहुत शांत हैं ब्रिटिशर्स के, पर लेकिन ये लोग इंटरनेशनल मिशंस में खास करके अरब कंट्रीज में भाग बहुत लेते हैं। तो इसलिए ये लोग भी डेजर्ट जैसे कंडीशंस में ऑपरेशंस करना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इसमें कि ये 8वां संस्करण था। और आप सब लोगों को पता है कि भारतीय सेना की जो लीगेसी है वो ब्रिटिश आर्मी से ही लीगेसी, इसलिए भारतीय सेना की जो ड्रिल, भारतीय सेना के लड़ाई लड़ने के तरीके, ये सब ब्रिटिश आर्मी से ही लिए गए हैं। तो ये लगातार दो सेनाओं के बीच में एक साइनर्जी बनी रहती है। और इसमें पॉइंट्स हैं, पहला अजय वारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। यह अभ्यास वर्ष 2011 से बाईएनियल यानी 2 वर्ष के पश्चात होता है। अभ्यास का आयोजन 17 से 30 नवंबर कहाँ पे किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। और अभ्यास में लगभग 240 सैन्य कर्मियों ने, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता पर लेकिन फिर भी आप लोगों को चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सिख रेजिमेंट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2025 के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ये फैक्ट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आजकल जो आरपीएससी का जो ट्रेंड है उसी हिसाब से हम लोगों ने इसको प्रश्नों को तैयार किया है।
इस अवसर पर जयपुर की कलाकार दीपाली शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का विषय एलिमिनेटिंग पॉवर्टी थ्रू डिसेबिलिटी इंक्लूजन है। इसमें से आपको बताना है, ये फैक्चुअल भी है तो एनालिटिकल भी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इसमें से बताएं केवल एक, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। आपका उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है केवल दो। कारण, तो सबसे पहले तो एक फैक्चुअल जो बिंदु बनता है आप लोगों के लिए नोट करने के लिए, जयपुर की कलाकार दीपाली शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहाँ, किसको किया गया? राजस्थानी को दीपाली शर्मा को किया गया। कहाँ की रहने वाली हैं? जयपुर से हैं। किस दिवस पर उनको, यदि इनको 2 नंबर में भी पूछा जाए, आरएएस में पूछा जाए या टीचर्स के एग्जाम में पूछा जाए, चाहे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जाए, तो ये चीज़ें बड़ी सिंपली आप नोट कर सकते हैं। जयपुर, दीपाली शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2025 पर। अब हम बात कर लेते हैं कि बाकी फैक्ट्स गलत क्यों हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हमने फैक्ट्स लिखा था वहाँ पे 1 दिसंबर, और जबकि ये रियलिटी क्या है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। जयपुर की कलाकार दीपाली शर्मा को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो इसके फैक्ट्स नोट कर सकते हैं। मैं ये जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल पर भी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, और इसके साथ साथ विराज एजुकेशन ऐप पर भी आपको उपलब्ध रहेगी। तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का विषय क्या था? ये था फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। ये सीधी सीधी सी बात है कि सोसाइटी के सभी अंगों को आपको आगे लाना है, सबको बराबरी का दर्जा दिलाना है, सभी को सम्मान दिलाना है, सभी का सशक्तिकरण करना है, तभी जाकर के एक सोसाइटी इंक्लूसिव सोसाइटी के रूप में ग्रोथ कर पाती है। और ये आपने गांधी जी के जो आप एथिक्स में जब पढ़ते हैं कि अगर पिछड़ों का ही मतलब अगर जो आगे जा चुके हैं उनको आध्यात्मिक विकास हो, जो पिछड़े हैं उनका भौतिक विकास और आर्थिक विकास होना जरूरी है। और यही बात है। दीपाली शर्मा बचपन से ही श्रवण बाधित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलते हुए कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखें कि दीपाली शर्मा पर एक क्वेश्चन यदि 2 नंबर का आता है तो आप आरएएस में भी आसानी से लिख सकते हैं और 1 डे एग्जाम में भी लिख सकते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया? 2016 में आया। मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 हो गया। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े संदर्भ में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। हो सकता है यदि आगे चल करके यदि आरपीएससी सिलेबस में थोड़ा सा भी चेंज करती है तो हम दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए विधि से संबंधित भी ये प्रश्न यहाँ आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप सेवा में भी आ जाते हैं तब भी इसको आसानी से आप, सरकारी नौकरी में आरक्षण 3% से बढ़ा करके 4% किया गया है, और ये बड़ा उचित भी लगता है। पर लेकिन बस यही बशर्ते ये है कि इसके लिए लोग फर्जी दिव्यांगता के सर्टिफिकेट ना बनाएं, जो कि हाल ही में इस तरीके के कई चीज़ें पकड़ी गई हैं। तीसरा प्रश्न है, रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने हेतु सिटी एक्सक्लरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है? पुनः ये प्रश्न 2 बिंदुओं से महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला महत्वपूर्ण है जीके के लिए, दूसरा महत्वपूर्ण है जिन्होंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो संदर्भ में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है आरएस जैसे एग्जाम में, और किसी भी एग्जाम के ये 3 पार्ट को अटेंड करता है। करंट अफेयर्स, दूसरा ज्योग्राफी में भी एनर्जी से संबंधित प्रश्न आते हैं, तीसरा इकोनॉमिक सर्वे में भी इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आपका उत्तर क्या है? ओके, इसका उत्तर है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम क्या है? ये आरएएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है और अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य के 4 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया।
अब ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, तो अब छतों को कवर किया जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में यदि हम पड़ोस की एग्रीकल्चर लैंड को भी यदि हम रूफटॉप में सोलर एनर्जी के लिए उपयोग करने लगेंगे, तो एंड में हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्शन कमज़ोर कमज़ोर हो जाएगा। और यही बात है कि इन छतों का उपयोग यदि हम एनर्जी के लिए उपयोग करेंगे तो हर घर स्वतंत्र हो जाएगा, उसका जो कार्बन एमिशन है वो कम कम हो जाएगा। इसीलिए जो पंचामृत की जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पे की थी, उसी का एक पार्ट है कि हम सोलर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है, सर्वाधिक संयंत्र स्थापित करने वाले जिले जयपुर। पहला ये प्रश्न भी फैक्चुअल बन सकता है आपके लिए कहीं से भी। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो लगभग जयपुर का जो डाटा है वो तीनों जिलों को मिला करने के से भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। जयपुर, जोधपुर, अजमेर से तीनों का कुल योग और अकेले जयपुर का कुल योग अधिक है। ठीक है। सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम में कौन कौन से बिंदु हैं? शहरी क्षेत्रों में हैं। 4 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। देश इसमें राष्ट्रीय स्तर पर देश के 100 शहरों का चयन किया गया है। यह कार्यक्रम बिजली खर्च में कमी लाने, कार्बन उत्सर्जन घटाने तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। इसको आप एक ट्राइंगल बना करके भी इसका शो कर सकते हैं जब आप एग्जाम में लिखें तो। ठीक है। और यदि एग्जाम वनडे वाला एग्जाम है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसको आसानी से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई बार ये लगता है कि जैसे ये कोई फॉरेन कंट्री से इंडिया में इसका इन्वेस्टमेंट करने वाली बात चल रही है, पर लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें और अधिक होती हैं। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इस प्रश्न को उत्तर देने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। पहला पॉइंट है इसमें, इस अभियान के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, संवर्धन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। अभियान संचालन के लिए गठित निर्देशन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें 20 सदस्य शामिल होते हैं। इस अभियान का नोडल विभाग भूजल विभाग है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, 3, 4, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। कई बार ऐसा लगता है यदि आपने सही से नहीं पढ़ाई की होगी तो आपको लगेंगे सब चारों ही सही होंगे, पर लेकिन नहीं। इसका उत्तर है सी, केवल 2 और 4। आप अपना ईमानदारी वाला स्कोर 100% आप इसको रिकॉर्ड करके, इसको लिख करके हमें भेजें कमेंट बॉक्स में आपका कितना स्कोर रहा था। इसका उत्तर है 2 और 4। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण, संवर्धन, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना, और इस अभियान का नोडल विभाग है भूजल विभाग। ठीक है। तो अब इस अभियान के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी हमने आपको प्रश्न दिखाए जा रहे हैं वो राजस्थान सरकार की अथॉराइज्ड पत्रिकाओं से, अथॉराइज्ड वेबसाइट से हमने इनको उठाया है। और ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इंटरव्यू में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए हम इनको यहाँ पर करा रहे हैं। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, संवर्धन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। मैं जिस जगह पे तहसीलदार हूँ उस जगह पे भी लगातार मैं रात को एक दिन देख रहा था, ड्रिल मशीन काम कर रही थी। तो वो जो काम कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा आप क्या बोर कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया हम बोर सर पानी निकालने के लिए नहीं, भूजल पुनर्भरण को कर रहे हैं। और इस मामले में जो वाटर सेट कार्यक्रम है वो भी सरकार का खूब सारा अच्छा काम कर रहा है इस साल। मैंने खूब गहराई से इसको नज़दीक से भी देखा है। अब तक प्रदेश में 14,500 से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बन चुकी हैं। रियली में खूब सारा काम चल रहा है इसमें। लक्ष्य, अगले 4 वर्षों में 2027 से 28 तक में कितने बनाने हैं? 45,000 जल संरक्षण रिचार्ज संरचनाओं को निर्माण करना है। लक्ष्य क्या है इसमें? राजस्थानियों, भामाशाहों, क्राउड फंडिंग और CSR के सहयोग से प्राप्त किया जा रहा है। फंड के लिए कई तरीके होते हैं और इसमें सभी उपायों को इसमें शामिल किया गया है। पहला है जो बाहर रह रहे हैं वो राजस्थानी, भामाशाह, क्राउड फंडिंग और CSR के सहयोग से प्राप्त।
यह केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। जो वाटर सेट कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान सरकार के, उसमें भी कैच द रेन अभियान है, जिसमें वो पोखर तालाबों को डेवलप करना, उनकी पार बांधना, छोटे छोटे क्षेत्र में नए नए कैचमेंट एरिया में इन चीज़ों को काम करना, बोरवेल खोदना जिससे कि वाटर रिचार्ज बढ़े, सीधा सीधा पानी ज़मीन में जाए। तो अभी बात आ गई है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की, तो आपने पढ़ लिया इसका उद्देश्य, प्रगति, लक्ष्य क्या है, 45,000 जल संरक्षण रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करना। संचालन समिति कौन है? राज्य स्तरीय समिति 31 सदस्य होंगे। निर्देशन समिति प्रभावी समन्वय मॉनिटरिंग के लिए 20 सदस्य वाली यह समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव होते हैं। जिला स्तरीय समिति कलेक्टर की अगुवाई में 17 सदस्य वाली जिला स्तरीय समिति भी गठित की गई है। देखो कितनी बड़ी बात है। राज्य स्तरीय समिति 31 सदस्य, निर्देशन समिति 20 सदस्य, जिला स्तरीय समिति 17 सदस्य। जिला स्तर पर अध्यक्ष कौन? कलेक्टर। निर्देशन समिति में अध्यक्ष कौन? मुख्य सचिव। राज्य स्तरीय समिति के सचिव अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है। हाल ही में प्रारंभ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न हम आपसे लगातार इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सिलेबस में जो सैन्य अभ्यासों के बारे में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आप पहले के भी प्रश्न देखोगे उठा करके, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें भी पूछे गए हैं, और फिर ये भारत में राजस्थान की धरा पर हो रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों का महत्व बढ़ जाता है। हरिमाऊ शक्ति 2025, तो आप बताइए किस देश के बीच में हुआ है? तो सबसे पहली बात है कि अभ्यास का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सीधी सीधी सी बात है, दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2। ठीक है। आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि जो मलेशियन आर्मी है ना, वो अपने आप को रॉयल मलेशियन आर्मी बोलती है, और क्योंकि वो अभी भी, क्योंकि वहाँ पर रूल रहा है, तो उस रूल जिस देश के रहे हैं उस देश का वो अभी भी मानते हैं। भारत ने तो किसी को रॉयल माना नहीं है, या तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण हाल ही में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था। मैंने इससे पहले बताया था कि अभी थोड़े दिन पहले अजय वारियर 2025 भारत और यूके के मध्य में हुआ। अब ये कहाँ पर, ये भी कहाँ पर हो रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है, 5 से 18 दिसंबर को। इसमें रेजिमेंट बदली गई है, इसमें डोगरा रेजिमेंट लेके आए हैं। और जब भी सेनाएं शुरू करती हैं कोई भी ऑपरेशन, या सेना कोई ऐसी संयुक्त कार्रवाई करती हैं, तो उससे पहले एक स्पेशल दरबार बोलते हैं उसको, एक स्पेशल मीटिंग ली जाती है, और ये उसी का सीन है, जहाँ एक तरफ भारतीय सेना है, जहाँ दूसरी तरफ मलेशियन आर्मी है। ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ हरिमायू शक्ति, कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मलेशिया के साथ हमारे और कौन कौन से सैन्य अभ्यास कराए जाते हैं, तो उनके नाम भी आप नोट कर लें। हरिमायू शक्ति 2025 भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2012 में हुई। मलेशिया भारत के किधर है? ईस्ट में स्थित है। मलेशिया भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये जो एनर्जी लाइन जो बनती है ईस्ट की तरफ, उस रूट पर ये स्थित है। ठीक है। यहाँ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ग्लोबल पीस कीपिंग फ्रेमवर्क के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से तो हम चाहते हैं कि हम ईस्टर्न पार्ट्स में जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं उनके साथ संबंध बढ़े ही बढ़ें। ग्लोबल पीस कीपिंग फ्रेमवर्क ये होता है, कई बार ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भी होती हैं, कई बार वैश्विक स्तर पर शांति के जो मिशन भेजे जाते हैं, उनमें दो देशों की सेनाओं के बीच में यदि आपसी समझ होती है, उन्होंने एक साथ काम किया होता है, तो उनको एक दूसरे की ड्रिल समझ में आती है। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट द्वारा किया गया। 25वीं बटालियन रॉयल मलेशियन आर्मी
मलेशिया की तरफ से थी। भारत और मलेशिया के बीच अन्य सैन्य अभ्यास कौन से होते हैं? एक होता है समुद्र लक्ष्मणा 2000, समुद्र लक्ष्मणा, ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, नेवी के द्वारा, नेवी के बीच में होता है। उद्र शक्ति, ये दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स के मध्य में होता है। ठीक है, अब आ जाता है प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान एवं महाअभियान के अंतर्गत कुसुम ए और कुसुम सी दोनों घटकों को मिलाकर कुल और सौर क्षमता 2000 मेगावाट से अधिक करने वाले राजस्थान का कौन सा डिस्कॉम कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रहा है? ये राज्य के अंतर्गत विभिन्न डिस्कॉम्स के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, आप देखेंगे आजकल बिजली विभाग खूब सारी कार्रवाई कर रहा है क्षेत्र में। आप देखेंगे वो लगातार बिजली चोरी को पकड़ने के लिए, बिल जमा करवाने के लिए वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि बिजली की खपत अधिक है और बिजली का प्रोडक्शन कम है। उसके साथ साथ बिजली की चोरी छीजत होने के कारण बिजली डिस्कॉम्स को घाटे होते हैं। यही बात है कि इन दोनों इनके आपस मध्य में कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्रश्न लगातार बनाए जा रहे हैं, इसी तरीके की क्षमताएं क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे जुड़े फैक्ट्स हैं कुछ, आप इनको बताएं कि जयपुर डिस्कॉम आगे था, अजमेर डिस्कॉम आगे था, जोधपुर डिस्कॉम आगे था, कोटा डिस्कॉम आगे था। तो इसका सीधा सीधा सा उत्तर है जोधपुर डिस्कॉम आगे था। उसका कारण भी ये है कि वहाँ पर जोधपुर साइड में जो भूमि की उपलब्धता है, सौर्य की जो शक्ति है, सूर्य की जो शक्ति है, खुला जो आसमान मिलता है उसकी जो उपलब्धता है, वो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में अधिक है। क्योंकि उस साइड में जो भूमि है वहाँ पर बैरन लैंड्स हैं, उस साइड में विरल जनसंख्या है, उस साइड में विरल वनस्पति है। तो इसलिए वहाँ पर भूमि का एक्विजिशन करना बहुत आसान है। लेकिन वहीं ईस्टर्न पार्ट में, जैसे आप यदि बात करेंगे जयपुर डिस्कॉम की या कोटा डिस्कॉम की, तो उसके लिए मुश्किल है। वहीं जयपुर डिस्कॉम में आप देखेंगे तो उन्होंने रूफटॉप सोलर में बहुत अच्छा काम किया। उसका मूल कारण यही था कि जयपुर क्षेत्र में जो घनी आबादी है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पर इसको आसानी से करना, रूफटॉप पर काम करना आसान था, और वहीं अन्य डिस्कॉम्स के लिए ये कठिन था। तो इसलिए ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि एक पीएम कुसुम के ए और सी घटक में अधिक क्षमता वाला है तो वो जोधपुर डिस्कॉम या जोधपुर शहर है, जोधपुर की तरफ है। और जहाँ रूफटॉप सोलर की बात आती है तो वहाँ वो जयपुर की बात आती है। इसलिए ज्योग्राफी काम आती है कि कैसे ज्योग्राफी प्रभावित करती है चीज़ों को। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये हमारे समय पे आरएस में भी इसका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, 2017 मेगावाट की क्षमता स्थापित कर ली है। 2017.33 पीएम कुसुम क्या है? किसान की बंजर भूमि अब बनेगी आय का साधन। रियली मैंने अभी कुछ, मेरे पास में भी एक सोलर प्लांट लगा है मेरे नज़दीक में, और मेरे घर में भी लगा हुआ है पीएम कुसुम बी का, जो किसानों के पास जो लगाते हैं, वो हमने भी लगवाया है खुद घर पर। और वो भी मैंने कहाँ से जानकारी ली थी, जब मैं आरएस की तैयारी कर रहा था तभी मैंने इसके बारे में मुझे पता चला और इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन किया। तो कई बार आप पढ़ाई करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप परीक्षा ही पास होते हैं, आप अपने जीवन में भी उनका उपयोग ले पाते हैं। ठीक है, हाँ, ये सोलर प्लांट लगवाने के लिए ज़मीन विद्युत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर तक के दायरे में होनी चाहिए। ये इसलिए होती है क्योंकि जब आप किसी भी इस तरीके के प्लांट लगाते हैं तो उसको विद्युत की छीजत बहुत हो जाती है सप्लाई करने के लिए। तो अमूमन मैंने देखा है कि जब मैं एज ए तहसीलदार भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये जो एजेंसीज आती हैं जो सोलर के लिए, जो या किसान आते हैं, तो उन भूमियों का चयन किया जाता है जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में होती हैं। बहुत हद स्थिति में ही 5 किलोमीटर दायरे में जाना चाहते हैं, क्योंकि देखो फिर पोल गाड़ना, ये सब जिम्मेवारी उसी प्लांट लगाने वाले की होती है। तो इस वजह से इसको दायरे को नज़दीक तक लाने की कोशिश की जाती है कि विद्युत सब स्टेशन के पास हो।
इससे भूमि स्वामी को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की आमदनी अगले 25 वर्षों तक होगी। इसमें बड़ा मोल भाव करते हैं लोग बाग। जैसे कई जगह ना मैंने देखा है कि वो किसानों के साथ बात करते समय जो प्लांट लगाने वाले होते हैं वो बारगेनिंग चलती रहती है। तो ये किसानों की समझ के ऊपर है कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। इसमें सरकार भी मदद करती है। हम लोग भी बैठा बैठा करके कई बार बात कराते हैं कि ठीक है आप लोग बिल्कुल सहमति ले लें, किसी भी प्रकार की किसान को कोई समस्या ना कर दे या कोई किसान की ज़मीन के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। इसके लिए आप, हालांकि इन सब चीज़ों का प्रावधान नहीं होता है, पर लेकिन आप यदि उस इलाके में काम करते हैं तो ये आपका नैतिक